ऋतु का महत्व है। इसमें क्या है, आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, क्यों खाते हैं, इन सब सवालों का जवाब इसमें आता है। और ऋतु क्या होती है और किस ऋतु में आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब आएगा। देन इसके बाद है निदान के सरल और सस्ते उपाय होते हैं। अब ये बताइए, जैसे अगर मैं बता दूं कि ये चीज़ ऐसा काम कर रही है तो ये महंगा है सस्ता है, और ये चीज़ तो नॉर्मली मसाले घर में सबके ही होते हैं। सारा काम आप घर के मसालों से ले सकते हैं, किसी अतिरिक्त दवाई की औषधि की ज़रूरत ही नहीं है। पर यह ध्यान रखिएगा, जब भी आप रोटी को भी दवा के रूप में खिलाएंगे उस कंडीशन में भी वो हार्मफुल हो सकती है। 2 रोटी खिलानी चाहिए, 4 खिला दी, गैस बना देगी। 2 रोटी खिलानी चाहिए, 4 रेगुलर वे में खिला रहे हैं, पेट खराब करेगी, कॉन्स्टिपेशन पैदा करेगी। देन वो प्रोसेस आपका लगातार चलता जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन फिशर और पाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक हम फिशर को सेकंड रूप में जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा एनस पे दाने निकल आते हैं, कुछ होता है, तो हम बोलते हैं फिशर हो गया है। पर एक्चुअली मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स इस दौरान आए, मैंने ये देखा पाइल्स होने से पहले फिशर होता है, बट वो सामने नहीं आता पाइल्स सामने, और पाइल्स जब बिगड़ जाता है तो फिशर दोबारा सामने आता है, तब हम बोलते हैं फिशर हो गया है। एक्चुअली मेरा अनुभव ये कह रहा है कि पहले फिशर होता है, फिर पाइल्स होता है, फिर फिशर होता है। ड्राइनेस बॉडी में पहले आ जाती है, पाइल्स हो जाती है, फिशर आ जाता है। भगंदर क्या होता है? हाँ, भगंदर क्या होता है? भगंदर उससे भी बुरी कंडीशन होती है। उसमें क्या होता है, जो नसें हैं एनएस वाली वो फट जाती हैं स्किन से, जैसे मोशन एनएस से आना चाहिए, वो जो नस फटती है वहाँ से बाहर निकलना चालू हो जाता है। वहीं से बाहर निकलती है और तो बाहर दोनों जगह से मोशन वाली जगह ब्लॉक हो जाएगी, तो वो बॉडी ने बाईपास तैयार कर लिया, दूसरा एक छेद और बन जाएगा, उसमें से वो मोशन निकलेगा और वो अपने आप बहना चालू हो जाएगा, उसे रोका नहीं जा सकता। तो उसमें खून पस सब मिला हुआ होगा, मल भी होगा उसके अंदर, तो वो महसूस नहीं होता कि भाई मल निकल रहा है, पर एक्चुअली वो स्थिति होती है, सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है ये। निदान के उपाय सरल और सस्ते होते हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई अब समय आने वाला है नींबू का, अप्रैल से मेरे कई पेशेंट्स हैं जिनका वेट लॉस कराना है, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना है, तो उन लोगों को एक स्पेसिफिक कंडीशन में खास तरीके से नींबू खिलाया जाता है, जिससे ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मात्र एक नींबू से किसी की कोई भी बीमारी ख़त्म करनी हो, पुरानी से पुरानी बीमारी को उखाड़ना हो, वज़न कम करना हो, नींबू। और सबसे बड़ी बात यह है, परहेज कोई नहीं होती इसके साथ, जो खाना है वो खाओ। इवन खाने के लिए बोला जाता है छोले भटूरे खाओ, चाउमीन खाओ, तो हमें भारी चाहिए क्योंकि नींबू खा रहे हैं आप। अगर ये सब भारी चीज़ें नहीं खाई तो नींबू कमज़ोर कर देगा आपको। लक्षणिक नहीं अपितु संस्थानिक चिकित्सा है, यानी ये लक्षणों को ठीक नहीं करेगी, ये संस्थान को ठीक करेगी। देखिए, लक्षणिक और संस्थानिक चिकित्सा क्या होती है, आज मेरे पेट में दर्द हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने दवाई पी, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, ये हो गई लाक्षणिक चिकित्सा, क्योंकि मेरे लक्षण थे। मुझे बुखार हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, बुखार की दवाई ले ली, बुखार ठीक हो गया, लाक्षणिक चिकित्सा। बीपी, शुगर, थायराइड, हम सबकी जितनी चिकित्सा पद्धतियां करा रहे हैं ये सारी की सारी लाक्षणिक है, कोई भी संस्थानिक नहीं कराते। आप योग वालों के पास जाओ, उनको कहो जी मेरी नाक ब्लॉक पड़ी है, वो कहेंगे जी नाक में रस्सी डालो, मुंह से वो चलाओ, भोजन में ये परहेज करो, सारा कफ बाहर निकलेगा, ये संस्थानिक चिकित्सा है। तो जो भी वैदिक चिकित्सा है ये आपकी लाक्षणिक चिकित्सा नहीं है, ये संस्थानिक चिकित्सा है। परंतु जब हम संस्थानिक चिकित्सा किसी की करते हैं तो हमारी बॉडी की जो प्राणिक ऊर्जा है ये डिस्टर्ब हो जाती है, और क्योंकि हम इस चिकित्सा पद्धति से बहुत दूर है तो डिस्टर्ब होने के कारण हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते प्रॉपरली, सामने वाला व्यक्ति भी नहीं समझता और आगे दिक्कतें भी होती हैं। पर अगर हम इसको संभाल के ले जाए तो उस बीमारी में उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और शरीर को नए जैसा बना सकते हैं। मैं अपने एक फ्रेंड के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा। उसकी मदर है 85 ईयर्स की, 85 ईयर्स की मदर है उनकी, उनके घुटनों में दर्द था, काफ़ी लंबे समय से आ रहा था। तो जब मैंने देखा तो घुटने सूजे हुए थे, तो मैंने उनको बोला भाई ये रेमेडी ले लो और सूजन निकल जाएगी। उसके बाद मैंने पेन को दे दिया। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब भी आप ये दवाई खाओगे और सूजन निकलेगी तो दर्द बढ़ेगा। ये मत कहना कि दवाई से बढ़ गया है, ये मैं पहले बता के चल रहा हूँ, और ऐसा होगा आपके साथ। जैसे ही उन्होंने दवाई ली 2 दिन बाद उनके सारे दर्द खुल गए घुटने में, वो कहते बहुत तेज़ दर्द है, और दवाई वाली स्थिति बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि शरीर से वो सारा यूरिन के रूप में बाहर निकला। यूरिन हमारी सुरक्षा करता है दर्दों से। अगर आपके बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो आपके शरीर में जल्दी से दर्द नहीं आएंगे। तो ये अच्छा है बुरा है? तो मैं इसको बुरा मानता हूँ। बुरा क्यों है? बुरा इसलिए है क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो आपका यूरिन है वो आपके दोषों को छुपा रहा है। अगर वो छुपाएगा तो आगे चल के वो बिगड़ जाएंगे, और बिगड़ेंगे तो ज़्यादा बीमार बनाएंगे।
उससे अच्छा है कि हमें तुरंत उसके बारे में आभास हो जाए और हम उसे तुरंत ठीक करें, तो वो चिकित्सा पद्धति ज़्यादा अच्छी रहेगी। खैर ये तो बॉडी का अपना फंक्शन है, सभी के बॉडी के फंक्शन इसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम इन बारे में अभी आगे फिर जानेंगे। तीसरा, ये संसार की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, यानी इससे प्राचीन कुछ भी नहीं है, शुरुआत चिकित्सा की यहीं से होती है। अगर मैं ये कहूँ आज की डेट में हम लोग अपना सारा ज्ञान भूल जाएं, तो हम लोग वन मानुष के टाइम में आ जाएंगे, जो पत्थर से वो खाता मतलब आग नहीं, आग क्रिएट करने से भी पहले, यानी हमें भी कुछ नहीं पता। अगर एक बंदर को हम देखें, चूहे को हम देखें, तो उनके पास कोई भौतिक ज्ञान नहीं है, पर लेकिन जब वो मुसीबत में होते हैं तो अपने लिए क्रिएशन खुद पैदा करते हैं। साइंटिस्ट इस पर रिसर्च भी करते हैं। अगर आप डिस्कवरी वगैरह देखेंगे तो आप देखेंगे चूहे जो है अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं ब्रेन से कि कैसी अवस्था में कैसा रहना है। और आप भी आज भी अगर आपके घर में कोई चूहा आ गया है, आप उसे 3 बार पिंजरे में फंसा लीजिए, चौथी बार वो फंसेगा ही नहीं। क्यों? उसको पता चल जाएगा इसमें जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। तो ये ब्रेन ट्रेनिंग है। इसी तरीके से मनुष्य का जन्म जब हुआ तो इतनी तेजी से एवोल्यूशन हुआ, इसकी सीखने की क्षमता या इसका ब्रेन की क्षमताएं कुछ ऐसी थी कि इसने वो सीखा। और हो सकता है हमारी जो संस्कृति है वो तो ये कहती है 7000 साल पुरानी मनुष्य सभ्यता है, भारतीय संस्कृति। पर जब देखा गया, जब खुदाइयाँ होती है तो पता चलता है 30,000 60,000 साल पुरानी भी संस्कृतियाँ सामने आ रही हैं। यानी हमारी संस्कृति एक जो हमारा धर्म है वो ये कहता है हम 7000 साल पुराने हैं, परंतु इतनी पुरानी आकृतियाँ और प्रकृतियाँ वो जो मिल रही हैं और उसके साथ मिल रही हैं, सबूतों के साथ, तो हमें भारतीय धर्म को मानना पड़ता है जो ये कहता है कि एक विध्वंस के बाद दोबारा से क्रिएशन होता है। यानी 4 काल होते हैं। 4 काल कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और कलयुग के बाद एक बार फिर से सब कुछ खत्म होता है और फिर नई क्रिएशन होती है। तो हमें इसको मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 30,000 साल 40,000 साल पुरानी सभ्यताएं भी मिली हैं, जबकि हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार भी हम 7,000 साल पुराने हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर पुराना मिल रहा है तो ये कलयुग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे मानना पड़ता है। तो हमारी जो चिकित्सा पद्धति है वो सबसे प्राचीनतम है। दूसरा, इसकी खूबी ये है कि जब मनुष्य दिक्कत में होता है तो वो क्रिएशन खुद करता है। इसी तरीके से हम केवल शरीर को देखेंगे, हमें बेसिक लॉ अगर पता होंगे, हम शरीर को देखेंगे और अनुमान लगा सकते हैं कि इस शरीर में ये दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि बॉडी फंक्शनिंग ये है या इस तरीके का उसका स्वरूप नजर आ रहा है। उसके बाद है वर्तमान में पूर्ण प्रासंगिक है और वैज्ञानिक है। जहां तक मेरा मानना है, भविष्य में हो सकता है लोग और भी माने, ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अलावा जितनी भी पद्धतियां हैं वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर आंसर नहीं है। हमारी चिकित्सा पद्धति में आप कुछ भी पूछ लीजिए, हर एक चीज का आंसर मिलेगा, हर एक चीज का आंसर मिलेगा। और उस पर जो मोहर लगाते हैं वो हमारे धर्म ग्रंथ है, बाकी प्रकृति है। कई बार होता है कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं कि लोग पूछते हैं भाई ये ऐसा कैसे हुआ, तो जवाब हमारे पास भी नहीं होता, पर हुआ है तो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ प्रकृति इस तरीके का काम कर रही है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ। आप लोग अपनी अवस्था को जानना चाहते हैं तो देखिए मौसम कौन सा है। सपोज आप इसी मौसम की बात करते हैं, कौन सा मौसम चल रहा है? ये शरद ऋतु चल रहा है। बसंत। तारीख क्या है आज? 13 फरवरी। बसंत नहीं है अभी। बसंत पंचमी तो सर अभी आएगी ना, 16 फरवरी को है। पंचमी का मतलब 5वां दिन हो गया, तो बसंत का 5वां दिन बसंत पंचमी हुआ, उस हिसाब से ये है। पर हमारे इस चिकित्सा पद्धति में माना जाता है कि जो पुरातन काल में था वही आज भी है, वो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि शिव और शक्ति में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जो उस समय के इंडिकेशंस दिए गए हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, हम आज के ऋतुओं को नहीं मानेंगे। तो आज की ऋतु ये है, आप देखिए सुबह की ठंड है, रात की ठंड है, तो शरद ऋतु है। और बसंत, क्योंकि ग्रीनरी आ गई है, ऑक्सीजन साफ हो गई है, मतलब पॉल्यूशन इस समय कम है एटमॉस्फेयर में, तो ये दोनों का संक्रमण काल है। संक्रमण का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे से मिक्स होते हुए चेंज हो रहे हैं। और संक्रमण काल में सबसे ज्यादा वायरस के रोग फैलते हैं। तो आजकल देखिए खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरीके के बीमारियां ज्यादा होंगी। ठीक है, जब भी संक्रमण लगेगा उस समय हमारी इम्यूनिटी, जीव जगत की इम्यूनिटी लो होगी। अब जीव में चाहे कुत्ता बिल्ली हो, ये अपना निशाचर प्राणी जैसे सांप मेंढक वगैरह हो, या कीट पतंगे हो, सबकी इम्यूनिटी लो होगी। लेकिन यहाँ पे फिर दूसरा लॉ लगेगा। वो लॉ ये कहता है शिव शक्ति, दिन और रात, जो दिन वाले होंगे उनकी इम्यूनिटी घट सकती है और जो रात वाले होंगे उनकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, या रात वालों की इम्यूनिटी घट सकती है और दिन वालों की इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो हमारे यहाँ ये पूरी की पूरी विवरण व्यवस्था कि ये कैसे काम कर रही है, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या संसार है,
सब का सब हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, पर वो लिखा इस तरीके से गया है कि हर व्यक्ति उस पर फोकस नहीं कर पाता। पर इतना इजी कॉन्सेप्ट है ये कि अगर हमने एक बार समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई और चिकित्सा पद्धति सीखने की ज़रूरत होगी, और इवन हमारे पास हर बात का जवाब होगा। ये इस सिद्धांत की खूबी है, मतलब इस चिकित्सा पद्धति की खूबी है। सर ये जैसे वैदिक चिकित्सा है, तो आपने बताया जैसे रावण ने सबसे पहले इसे स्टार्ट किया था, तो रावण ने भी पहले वेदों का अध्ययन किया था जी। चारों वेदों का ज्ञाता था वो। हाँ जी। तो वेदों में आयुर्वेद उसका एक पार्ट है मेरे ख्याल से, किसी एक वेद का, तो पहले आयुर्वेद को स्टडी किया होगा उसने। चौथे वेद का पार्ट है, अथर्ववेद का पार्ट है आयुर्वेद। उसमें क्या है, उसमें यह बताया ये चंद्रमा है, हमें रोशनी देता है, ये शीतल रोशनी देता है, हम इसे नमस्कार करते हैं। ये सूर्य है, ये हमें रोशनी देता है, ये ऊर्जात्मक रोशनी देता है, हमें ऊर्जा से भर देता है, हम इसे नमस्कार करते हैं। मतलब इस तरीके की डिटेल्स हैं। अब इन डिटेलों से उसने उसका वो निकाला कि किसके साथ किस चीज़ का कॉम्बिनेशन और कैसे किया जा सकता है, तब आयुर्वेद की शुरुआत हुई। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसने एक्चुअली रावण ने क्या करा था, दवाइयों को मेडिकेशन फॉर्म में ले आया था। वो उसमें काफी बड़ा वैज्ञानिक भी था, वैज्ञानिक था वो। और उसने जो है भस्मों से दवाइयाँ बनाई थी, जो जैसे सोने की भस्म, चांदी की भस्म, हीरक भस्म। तो इस तरीके से भस्मों का जो शुरुआत करी थी वो रावण काल से हुई थी। उससे पहले जो था वो केवल फूड ग्रेड में वनस्पति औषधि विज्ञान चलता था कि फला पेड़ को अपने साथ बांध लो, ये कर लो, इसकी जड़ खा लो, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। जैसे आप देखिए आज की डेट में भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, किसी को सर्वाइकल होता है तो इतना से एक लकड़ी का छल्ला देते हैं, गले में धागे में, लाल धागे में बांध लीजिए, काले धागे में बांध लीजिए, सर्वाइकल ठीक हो जाता है। अनुभव किया किसी ने? बहुत बेस्ट है। अब ये है क्या? ये वनस्पति विज्ञान है।